Hello everyone, this is Vansh Nagpal and in today's video we are going to discuss about Shah Bano case. So this is the part 4 of series of revolutionary judgment and इस series के अंदर हम उन revolutionary judgments को discuss करते हैं जिन्होंने Indian judicial system को या Indian legal system को revolutionize करा है. So आज की इस वीडियो में हम लोग शाह बानो केस को डिटेल में समझेंगे. शाह बानो केस में फैक्ट्स क्या थे, इशू क्या था, जजमेंट क्या हैंड हुई एंड इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या थे. इन सारी चीजों को आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे. सो लेट्स बिगिन द वीडियो. मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम 1985. लेट्स अंडरस्टैंड द फैक्ट्स ऑफ दिस लैंडमार्क जजमेंट. 1932 में शाह बानो बेगम की मोहम्मद अहमद खान से शादी हुई. अहमद खान इंदौर में एक जाने माने एडवोकेट थे एंड शादी के बाद इन दोनों के टोटल 5 बच्चे पैदा हुए. 14 साल बाद, शादी के 14 साल बाद मोहम्मद अहमद खान ने एक दूसरी शादी कर ली एक यंगर वाइफ से. अब काफ़ी सालों तक ये लोग साथ में रहे एंड 1975 में अहमद खान ने शाह बानो बेगम को घर से बाहर निकाल दिया, उनके मैट्रिमोनियल होम से बाहर निकाल दिया. साथ में उन्होंने ये प्रॉमिस करा कि वो हर महीने शाह बानो बेगम को 200 रुपये की एलिमनी देंगे, 200 रुपये की मेंटेनेंस देंगे. उस टाइम पे शाह बानो की एज 62 ईयर्स थी. 2 सालों तक ऐसे ही चलता रहा. 2 सालों तक अहमद खान ने शाह बानो को 200 रुपये की एलिमनी दी, मेंटेनेंस प्रोवाइड करी और वो घर से बाहर थी. पर तीसरे साल उन्होंने पैसे देने बंद कर दिए और शाह बानो खुद इलिटरेट थी, उनके पास कोई और इनकम का सोर्स नहीं था. उन्होंने 1978 में एक एप्लीकेशन फाइल करी अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी. ये एप्लीकेशन मेंटेनेंस के लिए थी. सो जब भी कभी वाइफ जो हो वो इलिटरेट हो और उसके पास कोई इनकम का सोर्स ना हो दूसरा, और ऐसे केस में हस्बैंड अगर वाइफ को बाहर निकाल दे घर से, तो हस्बैंड इज लायबल टू पे दैट वाइफ अंटिल द वाइफ गेट्स रीमैरिड. जब तक वाइफ की दूसरी शादी नहीं हो जाती, ये हस्बैंड की ड्यूटी होती है कि वो उसे मेंटेन करे, वो उसे मेंटेनेंस के चार्जेस दे. अप्रैल 1978 में जहां शाह बानो एक तरफ केस इंस्टीट्यूट करती है, दूसरी तरफ कुछ महीनों बाद अहमद खान नवंबर 1978 में शाह बानो को तलाक दे देते हैं. ये इरिवोकेबल तलाक होता है, डाइवोर्स होता है. इसमें साथ में उन्हें महर का अमाउंट देना होता है जो 3000 रुपए का होता है. महर वो अमाउंट होता है जो मुस्लिम मैरिज में शादी के टाइम पे डिसाइड होता है, हस्बैंड वाइफ को देते हैं. अब यहाँ पे अहमद खान ये डिफेंस लेते हैं कि बिकॉज शी इज नॉट माई वाइफ एनीमोर, सो आई एम नॉट लायबल अंडर मुस्लिम लॉ टू मेंटेन हर. क्योंकि अब ये मेरी वाइफ नहीं है, शाह बानो से अब मेरा तलाक हो चुका है, तो मुस्लिम लॉ के हिसाब से मैं अब लायबल नहीं हूँ इन्हें मेंटेन करने के लिए. पर मैजिस्ट्रेट ये देखते हुए कि शाह बानो बिल्कुल इलिटरेट वीमेन है एंड उनके पास कोई सोर्स नहीं है इनकम का और उनकी एज भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, मैजिस्ट्रेट ये डायरेक्ट करते हैं कि अहमद खान को 25 रुपीज़ हर महीने उसे मेंटेनेंस के लिए देनी होगी. बट इससे शाह बानो खुश नहीं होती. वो एक रिविजनल एप्लीकेशन डालती है इस अमाउंट को बढ़ाने के लिए. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में इस एप्लीकेशन को सुना जाता है एंड मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ये डिसाइड होता है कि अहमद खान को 179.2 रुपीज़ हर महीने एज मेंटेनेंस शाह बानो को देने पड़ेंगे. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इस डिसीजन के खिलाफ अहमद खान एक स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करते हैं अंडर आर्टिकल 136 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सुप्रीम कोर्ट में जब वो ये एसएलपी फाइल करते हैं, उनकी मेन कंटेंशन उसमें ये होती है कि मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग एक बार अगर तलाक हो जाता है, उसके बाद अगर हस्बैंड कोई भी रिलेशन वाइफ के साथ रखते हैं तो ऐसे रिलेशन को हराम कहा जाता है. सो उनका ये यहाँ पे कहना था क्योंकि अब तलाक हो चुका है, सो ही इज नॉट लायबल टू मेंटेन हर वाइफ, मेंटेन शाह बानो. On 3rd February 1981, the two-judge bench of Supreme Court heard the matter and they referred the matter to a larger bench. इस केस के अंदर कुछ मुस्लिम बॉडीज जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमियत उलेमाए हिंद ये भी पार्टीज बन जाती है ताकि ये अपना ओपिनियन इस केस में दे सके. Now the case was heard by the Constitutional Bench of Supreme Court of India comprising of 5 judges. These 5 judges included Honorable Chief Justice of India, Justice Y.V. Chandrachud, Justice Desai, Justice Venkataramaiah, Justice Reddy and Justice Mishra. इस केस में टोटल 2 इश्यूज अराइज हुए थे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने. फर्स्ट वन वाज वेदर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी व्हिच प्रोवाइड्स मेंटेनेंस टू वाइफ डज इट आल्सो अप्लाई ऑन मुस्लिम वुमेन. सेकेंड क्वेश्चन ये रेज हुआ था कि
अगर हस्बैंड ने मेहर का अमाउंट वाइफ को दे दिया डाइवोर्स के बाद, तो उसके बाद भी वो लायबल होगा मेंटेनेंस पे करने के लिए। सेक्शन 127 ऑफ सीआरपीसी में ये लिखा हुआ है कि जब भी कभी कोर्ट को लग रहा हो कि रेगुलर मेंटेनेंस हस्बैंड नहीं पे करना चाहता, तो वो वन टाइम पेमेंट कर सकते हैं वाइफ को। सो मेहर के अमाउंट को वन टाइम पेमेंट कंसिडर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? फर्स्ट क्वेश्चन को आंसर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला that the liability imposed by section 125 to maintain close relatives who are indigent is founded upon the individual's obligation to society to prevent vagrancy and destitution. That is the moral edict of the law, and morality can't be clubbed with religion. Explanation to section 125 subsection 1, which defines wife as included a divorced wife, contains no words and limitations to justify the exclusion of Muslim women from its scope. Section 125 is truly secular in character. So इसके यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यही हेल्ड करा कि सेक्शन 125 में कहीं पे भी ये वर्ड नहीं इंक्लूडेड है कि ये किसी रिलीजन के लिए या किसी रिलीजन को एक्सक्लूड करते, एंड दिस सेक्शन इज सेक्युलर इन नेचर, तो ये मुस्लिम वुमेन पे भी अप्लाई होगा। सेकेंड क्वेश्चन को आंसर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला दैट एज इट इज लेड डाउन इन मुस्लिम टेक्स्ट that meher is an amount given to the wife in consideration of the marriage. It would be absurd to say that this amount is payable in consideration of divorce. The alternative premise that meher is an obligation imposed upon the husband as a mark of respect to the wife, but he doesn't divorce her as a mark of respect as divorce dissolves the marriage. So यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम स्क्रिप्ट्स को रेफर करते हुए इस चीज को स्पेसिफाई करा कि मेहर वो अमाउंट होता है जो हस्बैंड शादी के टाइम पे आउट ऑफ रिस्पेक्ट वाइफ को देता है। सो इस अमाउंट को एज मेंटेनेंस नहीं कहा जा सकता वाइफ को डाइवोर्स करते टाइम। ऑन 23 अप्रैल 1985 इट वाज यूनानिमसली डिसाइडेड बाय ऑल 5 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट दैट द सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी अप्लाइज टू अ डाइवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन until she remarries, and the amount of meher does not absolve a Muslim man to provide maintenance to her wife under section 127 of CRPC. This appeal was therefore dismissed. इस जजमेंट को जुडिशरी के इतिहास में एक माइलस्टोन माना गया था बिकॉज दिस जजमेंट वाज अ वेरी बोल्ड, ब्रेव एंड इम्पार्शियल डिसीजन। बट यहाँ पे ये केस खत्म नहीं होता, इनफैक्ट यहाँ से एक नया चैप्टर शुरू हो जाता है जहाँ लोगों का वापस एक तरफ जुडिशरी में विश्वास बढ़ रहा था, लोगों को ये लग रहा था दैट जस्टिस, इक्वालिटी एंड राइटियसनेस कम्स बिफोर एनी रिलीजन। दूसरी तरफ देश में काफी जगहों पे दंगे होने शुरू हो गए थे, काफी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस जो थी वो मुस्लिम्स को प्रोवोक कर रही थी कि ये जजमेंट जो है वो उनके रिलीजन पे और उनके राइट टू रिलीजन पे एक अटैक है। 1984 में जहां इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत भारी मत से इलेक्शंस जीती थी, काफ़ी ज़्यादा वोट्स उनके जो थे वो सिर्फ मुसलमान कम्युनिटी से आए हुए थे, एंड अब काफ़ी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने एंड काफ़ी लीडर्स ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को ये बोला कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट को ओवरटर्न नहीं करोगे, आप इसके लिए कोई लॉ पास नहीं करोगे, तो अगले इलेक्शंस में मुस्लिम्स का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। 1986 में पार्लियामेंट में एक नया एक्ट पास होता है, द मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। सो इस एक्ट से सुप्रीम कोर्ट की शाहबानो जजमेंट को एक तरीके से पूरा नलिफाई कर दिया जाता है। इस एक्ट में ये बोला जाता है दैट हस्बैंड इज लायबल टू मेंटेन वाइफ ओनली टिल द पीरियड ऑफ इद्दत आफ्टर डाइवोर्स। इद्दत का 90 डेज का पीरियड होता है, डाइवोर्स जब भी तलाक हो जाएगा उसके 90 दिन के बाद तक सिर्फ हस्बैंड लायबल होगा वाइफ को मेंटेन करने के लिए, एंड उसके बाद हस्बैंड की कोई लायबिलिटी नहीं होगी। सोसाइटी के काफी सेक्शंस ने इस एक्ट को क्रिटिसाइज किया नेशनली एंड इंटरनेशनली दोनों जगहों पे, एंड भारतीय जनता पार्टी जो उस टाइम पे ऑपोजिशन में थी, उनका ये मानना था दैट दिस इज एन अपीजमेंट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी एंड दिस इज डिस्क्रिमिनेटरी टू नॉन मुस्लिम मेन। उन्होंने ये भी बोला दैट दिस एक्ट इज द वायलेशन ऑफ द सैंक्टिटी ऑफ द कंट्रीज हाईएस्ट कोर्ट। इस एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को डैनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001 के केस में चैलेंज किया गया था। डैनियल लतीफी जो खुद शाहबानो के लॉयर रह चुके हैं शाहबानो केस में, उन्होंने एक पिटीशन डाली
and under Article 14, Article 15, Article 19 and Article 21 of Constitution of India उन्होंने इसकी वैलिडिटी को चैलेंज किया। सो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से अपनी शाह बानो केस की जजमेंट को अपहेल्ड किया एंड दे इंटरप्रेटेड सेक्शन 3(1)(a of the Act. Section 3 subsection 1 clause A states that a reasonable and fair provision and maintenance to be made and paid to her within the period of iddat by her former husband. बट यहाँ पे विद इन टर्म यूज की गई है एंड फॉर टर्म यूज नहीं करी गई। इसी चीज को इंटरप्रेट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला दैट द फॉर्मर हस्बैंड इज लायबल टू मेंटेन वाइफ विद इन द पीरियड ऑफ इद्दत, बट दिस एक्सटेंड्स टू द लाइफ ऑफ द वुमेन अंटिल शी रीमैरिज। हस्बैंड को विद इन द पीरियड ऑफ इद्दत मतलब उन्हीं 90 दिनों के अंदर इतने पैसे देने जिससे वो वाइफ खुद को अपनी पूरी जिंदगी मेंटेन कर पाए। सो वी होप आपको आज की शाह बानो जजमेंट अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आपका इसमें क्या व्यू है वो आप नीचे कमेंट करके बताइए। एंड अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, जस्ट डू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, जस्ट डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच।